इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक भरी कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में पुराने जांच अधिकारी सचिन वजे घिरते जा रहे हैं। एनआईए सचिन वजे से पूछताछ कर रही है और इसी बीच एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की टीम भी एनआईए के दफ्तर पहुंच गई, जिसके बाद मामला और संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ठाणे की अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करना जरूरी है, उसकी जरूरत कोर्ट ने बताई थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, जब तक एनआईए पूछताछ कर रही थी तब तक तो मामला समझ में आ रहा था, लेकिन जब एंटी टेररिज्म स्क्वाड वहां पर जुड़ जाता है तो मामला वाकई में गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है और क्या अब तक की पूछताछ में क्या कुछ बात सामने आ पाई है? देखिए एपीआई सचिन वजे की मुसीबत बढ़ती जा रही है, खास करके जिस तरह से ठाणे के सत्र न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि इस पूरे मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है। वहीं सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब इस एनआईए दफ्तर में सचिन वजे को बुलाया गया था, तब से वो अंदर हैं और अभी 9 बज रहे हैं, यानी कि 10 घंटे होने आए हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। शाम 6 बजे से एटीएस की टीम भी आकर यहाँ अंदर है और वो भी अभी तक अंदर है, वो टीम भी बाहर नहीं आई है। तो मामला जो है अब बहुत ही संगीन बन चुका है। यह एक तरफ जहाँ पूरा जो गुत्थी है पूरी की पूरी उलझी हुई है, वहीं जो पूरा संदिग्ध या हम कह सकते संदेह का जो घेरा है वो पूरी तरह से सचिन वजे की तरफ कसता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक वो मामले में आरोपी नहीं है, सिर्फ उनकी भूमिका संदिग्ध आई है जिसकी जाँच चल रही है। लेकिन इतनी लंबी पूछताछ, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की बात करना, अदालत की सख्त टिप्पणी और साथ ही एनआईए के दफ्तर में एटीएस के टीम का आना, ये सब बहुत कुछ कहता है कि इसके पीछे क्या क्या चल रहा है और किस तरह से मामला पूरा उलझा हुआ है, जिसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये इस तरह का मामला बन चुका है कि इसको जितना सुलझाने की कोशिश होती है वो उतना ही उलझता चला जा रहा है और केंद्र में संदेह के घेरे में कोई है तो वो एपीआई सचिन वजे हैं, जो पहले से ही विवादास्पद रहे हैं। सुनील, अगर बहुत ही संक्षेप में आप बता पाएं कि ये कैसे आए संदेह के घेरे में, क्या इनकी वो संदिग्ध हरकतें थी या क्या वो चीज थी जिसकी वजह से इनके ऊपर शिकंजा कसा? देखिए 25 फरवरी को जो स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली थी संदिग्ध अवस्था में और जिसमें जिलेटिन मिला था, उस स्कॉर्पियो के जो मालिक थे मनसुख हिरेन, वो जांच में पता चला कि सचिन वजे के संपर्क में थे, यानी कि वो उनके परिचित में थे। और ये भी बाद में पता चला कि वही कार 3 महीने पहले वो 3 महीने उसको खुद इस्तेमाल कर चुके हैं, ये आरोप लगा था। तो इसी वजह से पूरी भूमिका संदिग्ध हुई और कहीं न कहा है कि जिस मामले की वो खुद जांच कर रहे थे उसमें जो पीड़ित है जिसकी कार चुरा कर यहाँ पर रखी गई थी, उसको वो पहले से जानते थे कि ये खुलासा या तो उन्होंने पहले करना चाहिए था, जब वो जांच अधिकारी थे उनको बताना चाहिए था कि ये मेरे परिचय में, इसलिए ये मामला मैं नहीं लूँगा, इस तरह की बातें। लेकिन वो चुप्पी साधे रहे, उसकी जानकारी नहीं दी गई। जब मामला विधानसभा में उठा, देवेंद्र फडणवीस से आरोप लगाया, तब जाके मामले को सामने आया और फिर आईओ बदले गए आनंद फानन में और फिर एनआईए उस पूरे मामले में आ गई और पूरे के पूरे और उसके बाद मनसुख हिरेन की मौत जो संदिग्ध तरीके से हुई, वो भी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है जो कि इस पूरे मामले को और उलझाती है। और इसी सब में फंसते हुए कोई नज़र आ रहा है तो वो सचिन वजे नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजे जो है वो घिरते जा रहे हैं। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे सुनील, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां से एक बड़ा सियासी अपडेट आज सामने आया। एनडीए सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाल चुके यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने ममता बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। 2018 में सिन्हा ने बीजेपी छोड़ने का अचानक ऐलान कर दिया था और इसके बाद से ही वो लगातार मोदी सरकार की मुखालफत करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के पूर्व नेता और वाजपेयी दौर के दिग्गज यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बात का ऐलान करने के लिए डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय और सुब्रतो मुखर्जी जैसे वरिष्ठ टीएमसी नेता मौजूद थे। 2 बार केंद्रीय वित्त और विदेश मंत्री रह चुके सिन्हा ने कहा कि वो लोकतंत्र बचाने की ममता बनर्जी की जंग में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी पर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे, आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे,
आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता बनर्जी को एक योद्धा करार देते हुए यशवंत सिन्हा ने बताया कि कंधार विमान अपहरण के वक्त उन्होंने यात्रियों को छुड़ाने के बदले खुद बंधक बनने की पेशकश की थी। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि तृणमूल यशवंत सिन्हा जैसे नेता का भार सह नहीं पाएगी। अगर कोई डूबती हुई कश्ती पर सवार होगा तो वो और जल्दी डूब जाएगी। वो कद्दावर नेता हैं, 6 फुट के भारी भरकम नेता हैं। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उनका भार नहीं उठा पाएगी। यशवंत सिन्हा के पार्टी में आने से तृणमूल कांग्रेस ये तो जरूर कह सकती है कि अब सिर्फ उसके नेता ही बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। साथ ही एक ऐसा जाना पहचाना नेता भी मिला है जो बीजेपी पर तीखे वार करने से नहीं चूकेगा। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। पिछले 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, ये बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम यहां पर तय किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई है। बैठक में कई अहम नेता शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाने के लिए आज सुबह से बीजेपी के अंदर मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। आज सुबह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर पर इन 5 राज्यों के जो नेता आए हुए थे उनके साथ बैठक हुई है और उसके बाद में वो जो बैठक है शाम को 5 बजे ख़त्म हुई थी और उसके बाद में शाम को 7 बजे से बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार चल रही है। इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, वो अलग अलग राज्यों के प्रभारियों से मिल रहे हैं। अभी फिलहाल 2 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के जो नाम हैं उस पर केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लग चुकी है। उसमें से एक आसाम है और दूसरा तमिलनाडु है। अब बाकी पश्चिम बंगाल, केरला और जो पुडुचेरी है उन पर भी अलग अलग जो है वो बैठक होगी उनके प्रभारियों के साथ में। और यही वजह है कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि या तो आज देर रात तक या कल प्रत्याशियों के नामों की जो फाइनल लिस्ट है वो बीजेपी की ओर से जारी हो सकती है। फिलहाल ये जो बैठक है वो अलग अलग राज्यों की चल रही है। पश्चिम बंगाल के ऊपर सबसे ज़्यादा निगाहें लोगों की लगी हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो बैठक है वो अभी थोड़ी देर के बाद में होगी और उस पर यह देखना होगा कि आखिर कितने प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी जारी करती है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर में दबाव है। 291 प्रत्याशियों की एक मुश्त लिस्ट जो है वो टीएमसी पहले ही जारी कर चुकी है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी ओर से ये दबाव है कि जो तीसरे और चौथे चरण में जो मतदान होने वाले हैं उसके प्रत्याशियों के नामों की जल्द से जल्द घोषणा की जाए ताकि फिर जो है वो चुनावी मैदान में वो प्रचार में उतर सकें। तो इसी की वजह से अब ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो आज देर रात तक जारी रह सकती है और तमाम सारे जो नेता हैं वो अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो बैठक करके और बाहर निकल रहे हैं। और जो फाइनल लिस्ट है अब देखना होगा कि 824 जो 5 राज्यों के विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनमें से 824 में से कितनों के नाम की घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति करती है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। मुरादाबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गुरुवार को मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्थानीय पत्रकार के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों की खींचतान के बाद उन पर मारपीट करने, उपद्रव करने और पत्रकार को बंधक बनाने के आरोप लगाकर उन पर आईपीसी की धारा 147, 323 और 342 में केस दर्ज किया गया है। मुकदमा एक स्थानीय पत्रकार की तहरीर पर दर्ज हुआ है, जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। अखिलेश यादव पर एफआईआर होने के बाद समाजवादी की पार्टी के लोगों ने भी पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। जनहित में उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यही प्रकाशित कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग्स भी लगवा देंगे। ये एफआईआर हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। और उन्होंने 2 तस्वीरें यहां पर लगाई हैं एफआईआर की। हालांकि जिन पत्रकार की बात की जा रही है, उनकी जो तस्वीरें सामने आई, जिस अंदाज में उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की थी, उन पर भी कई सवाल खड़े हुए थे, जिस पर सोशल मीडिया में वो वीडियो भी वायरल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बचाव के लिए मार्शल को आना पड़ा। विपक्ष राज्य के मंत्री रामसूरत राय से जवाब मांग रहा था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भारी मात्रा में शराब उस स्कूल से मिली है जो मंत्री के भाई का है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। उधर कानपुर से खबर आई, जहां पर रेप पीड़ित नाबालिग के पिता की ट्रक से कुचलने से मौत के मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को आखिरकार गिरफ्तार किया है। पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। नाबालिग ने जिस दिन गैंगरेप की पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, उसके दूसरे दिन ही ये हादसा हुआ था। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि इस घटना के पीछे आरोपी हैं और ये हादसा नहीं था, ये हत्या थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और इस खबर पर फिलहाल अपडेट जब आएगा तब आपको जरूर सूचना देंगे। तो इंडिया एट 9 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।